जय हिंद दोस्तों, मैं आपका दोस्त जय स्वागत करता हूं आप सबका इस पूर्वावलोकन की सीरीज में। आज हमारा 10th वीडियो है जियोग्राफी का पूर्वावलोकन और हिस्ट्री का पूर्वावलोकन अलग से चल रही है। प्लेलिस्ट सेव कर लीजिए आप। और इस समय ARO के लिए PCS आने वाला है। जितना आप पूर्वावलोकन लगा लेंगे, जितने PYQ क्वेश्चन लगा लेंगे, उतना आपको बेनिफिट रहेगा। आपको बताने की इसकी आवश्यकता नहीं है। बिना समय गंवाए हम विश्व का भूगोल करेंगे। इससे पहले भारत का भूगोल ऑलरेडी कंप्लीटेड है, आप जाकर उसको प्लेलिस्ट पूरी देख सकते हैं। जब कुछ पढ़ने का मन ना हो, आ जाइए, पढ़ने लगिए, आराम से रिवाइज भी हो जाएगा और आपका समय भी सदुपयोग हो जाएगा। तो ब्रह्मांड के अंदर सामान्य अवधारणाएं आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में। अगर आप कहेंगे तो इसका भी बहुत स्पीड में रिवीजन करा दिया जाएगा। तो बिना समय गंवाए चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। महाविस्फोट सिद्धांत संबंधित है महाद्वीपीय विस्थापन से, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से, हिमालय की उत्पत्ति से या ज्वालामुखी की उत्पत्ति से। तो हमें पता है ब्रह्मांड की उत्पत्ति से महाविस्फोट सिद्धांत संबंधित है, जिसे हम बिग बैंग थ्योरी भी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बिग बैंग सिद्धांत निम्नलिखित के उद्भव की व्याख्या करता है। तो फिर वही क्वेश्चन है, ब्रह्मांड के उद्भव की व्याख्या करता है। आप देखिए RAS 2007 में आया था, PCS 2016 में उसने पूछ लिया। ठीक है, तो कितने रिपीट होते हैं आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। तीसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। आकाशगंगा वर्गीकृत की गई है सर्पिलाकार गैलेक्सी के रूप में, विद्युत गैलेक्सी के रूप में, अनियमित गैलेक्सी के रूप में या गोलाकार गैलेक्सी के रूप में। तो हमें पता है सर्पिलाकार गैलेक्सी के रूप में हम आकाशगंगा को वर्गीकृत करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं फोर्थ नंबर क्वेश्चन। हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को कितना समय लगता है? जैसे हमारी पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है, वैसे ही सूर्य आकाशगंगा के चक्कर लगाता है। ठीक है, तो उसे कितना टाइम लगता है? उसे लगता है 25 करोड़ वर्ष। हमारी पृथ्वी को सूर्य का चक्कर लगाने में कितना टाइम लगता है, आप ये कमेंट सेक्शन में बताइएगा। नेक्स्ट चलते हैं। तारे का रंग सूचक है। तारे का रंग जो है वह किसका सूचक है? सूर्य से दूरी का, उसकी ज्योति का, उसकी पृथ्वी से दूरी का या उसके ताप का? तो ये क्वेश्चन रिपीट भी हो चुका है। उसके ताप का सूचक है। IAS में आया था, फिर कई एग्जाम्स में फिर और आया, क्योंकि जो IAS यानी UPSC में क्वेश्चन आते हैं वो जो इजी वाले होते हैं वो स्टेट PCS अपने यहाँ कॉपी पेस्ट कर लेती है। तो तारे का रंग सूचक है उसके ताप का, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं, वह कौन सी सीमा है जिसके अंतर आंतरिक मृत्यु से ग्रसित हो जाते हैं तारे? तो हमें पता है वह चंद्रशेखर सीमा होती है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है अलग अलग एग्जाम्स में। चंद्रशेखर सीमा आपको याद रखना है। नेक्स्ट चलते हैं। श्याम विवर होता है, श्याम विवर होता है हवाई जहाज की उड़ान का अभिलेखक, सूर्य पर एक धब्बा होता है, या अंटार्कटिका की एक जगह है, या सिमट गया तारा है, जो तारा सिमट जाता है? तो इसका आंसर हमें पता है, सिमट गया एक तारा है, उसे हम श्याम विवर बोलते हैं। श्याम विवर बोलते हैं। PCS 2019 में आया है, फिर से क्वेश्चन आने की संभावना है। जो ये व्याख्या है वो अगर इम्पोर्टेंट होगी तो मैं करा दूंगा, अगर आप कहेंगे तो सबकी व्याख्या करा दूंगा, लेकिन मुझे ये नहीं लगता, बहुत समय है, तो क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में ही हम कर लेते हैं। जो इम्पोर्टेंट होगा वो हम कर लेंगे। श्याम विवर को ब्लैक होल बोलते हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। श्याम विवर कई लोगों को पता नहीं होता, लेकिन ब्लैक होल सबको पता होता है। तारों के कारण घटित आकाशीय परिघटना कौन सी है? क्या ओजोन छिद्रण है, कृष्ण विवर है, इंद्रधनुष, धूमकेतु? तो हमें पता है कृष्ण विवर यानी ब्लैक होल। ब्लैक होल की घटना तारों से संबंधित है। जब नेक्स्ट चलते हैं। कृष्ण छिद्र सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? CV रमन ने, HJ भाभा ने, H चंद्रशेखर ने या हरगोविंद खुराना ने? तो चंद्रशेखर जी ने किया था, इसीलिए हम उसे यहाँ 6th वाले क्वेश्चन में पढ़ के आए हैं, चंद्रशेखर सीमा भी। ठीक है, चंद्रशेखर जी का नाम याद रखेंगे हम, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट होते हैं और थोड़ा सा टफ की ओर
हर आयोग और हर एग्जाम कराने वाली संस्था जा रही है, क्योंकि इजी सब कर लेते हैं। ब्लैक होल की जानकारी सर्वप्रथम किसने दी थी? अभी हम पढ़कर आए हैं, ये सी होगा एस चंद्रशेखर जी ने। हमारे देश के वैज्ञानिक हैं, हम न्यूटन, आइंस्टीन सबका नाम जानते हैं, लेकिन अपने देश के अगर 10 वैज्ञानिकों के नाम पूछ लें तो हम नहीं जानते, तो हमें याद रखना चाहिए, ठीक है। तो ब्लैक होल की संकल्पना या जानकारी किसने दी थी? एस चंद्रशेखर ने दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कथन कारण का क्वेश्चन है, देखो 2001 में 2003 में तुरंत पूछ लिया गया, कई बार रिपीट कर देते हैं अगले ही साल, ठीक है। सॉरी। ब्लैक होल का एक ऐसा खगोलीय अस्तित्व है जिसे दूरबीन से देखा नहीं जा सकता। सही है। कारण इसका है कि कृष्ण क्षेत्र पर गुरुत्वीय क्षेत्र इतना प्रबल होता है यह प्रकाश को भी बच निकलने नहीं देता। ये दोनों सही है, व्याख्या भी करता है, ठीक है। तो अगर ब्लैक होल हम बात करें तो ब्लैक होल का मतलब है एक ऐसा तारा जो मान लो ये है, ये दिखेगा नहीं। पहली बात तो ये अंदर पूरा ब्लैक होता है, ये दिखेगा नहीं, ठीक है, ये पूरा दिखेगा नहीं। और इसका गुरुत्वाकर्षण इतना मतलब ज़्यादा होता है, जैसे हम पृथ्वी पर ऊपर कोई बॉल फेंकते हैं तो वापस नीचे आ जाती है, कोई भी वस्तु ऊपर फेंकते हैं वापस नीचे आ जाती है। तो इसके पास में कोई भी वस्तु जाएगी वो इसके अंदर ही समा जाएगी, यानी ख़त्म हो जाएगी, मर जाएगी कह सकते हैं। इसके पास में कोई भी जाएगा निपट जाएगा, चाहे वह प्रकाश ही क्यों ना हो। लाइट भी अगर इसके ऊपर जाएगी, लाइट भी इसके अंदर चली जाएगी, बाहर कुछ नहीं आता। तो वही यहाँ बोल रहा है कि ब्लैक होल जो है वह दूरबीन से देखा नहीं जा सकता, क्योंकि दूरबीन से आप देखोगे, दूरबीन क्या करती है, दूरबीन से जो चीज़ें जाती हैं आपकी, दूरबीन से कुछ जाता है वो उस पर टकराता है और फिर वापस आता है, तो चीज़ हमें दिखती है। यहाँ क्या है, जो भी चीज़ ब्लैक होल में जाती है वो ब्लैक होल के अंदर ही चली जाती है, बाहर नहीं आती। इसका कारण क्या है? क्योंकि उसका गुरुत्वीय क्षेत्र बहुत ज़्यादा है। जैसे मान लो एक कमरा है, उसके अंदर कोई जाता है वो चला ही जाता है, बाहर आता ही नहीं। बाहर आएगा नहीं तो हम पता कैसे लगा पाएंगे कि कमरे के अंदर क्या चीज़ है, कैसी है, क्या नहीं है, ठीक है। यही यहाँ लिखा होगा। आगे चलते हैं। ब्लैक होल अंतरिक्ष में एक पिंड है जो किसी भी प्रकार के विकिरण को बाहर नहीं आने देता, यही मैंने बताया। इस गुण का कारण क्या है? तो अभी हम पढ़ के आए, इसका कारण है उच्च घनत्व, ग्रेविटी बहुत ज़्यादा है, ये अपनी तरफ खींच लेता है सब चीज़ें। फिर आगे चलते हैं। सुपरनोवा है। सुपरनोवा क्या है? एक ग्रहिका है, ब्लैक होल है, एक मृतप्राय तारा है, एक उच्छल तारा है। तो मृतप्राय तारा है, मृतप्राय तारा और ब्लैक होल, ये तारा ब्लैक होल से कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आप देख सकते हैं। 14th नंबर, हमारे अंतरिक्ष में कितने तारामंडल हैं? अब हो सकता है संख्या बदल गई हो, लेकिन इसके तारामंडल थे 88 तारामंडल हैं, ठीक है। 15 नंबर, निम्नलिखित में कौन सी खगोलीय वस्तु नहीं है? तो पल्सर पे क्वेश्चन ऑलरेडी यूपीएससी ने पूछ रखा था, यहाँ आईएएस 1993 में पूछा गया, फिर पल्सर पे ये क्वेश्चन दोबारा भी पूछा गया। तो इसमें से आप जानते हैं सी वाला कृष्ण मास्टर जो है वह खगोलीय वस्तु नहीं है, बल्कि भंगुर तारा, क्वासर, पल्सर सब हैं। ये इंपॉर्टेंट है, इसकी हम व्याख्या पढ़ लेते हैं। कृष्ण मास्टर खगोलीय वस्तु नहीं है, बल्कि ब्लैक होल खगोलीय वस्तु है, ठीक है। तो कृष्ण मास्टर कोई शब्द ही नहीं है। अगर हम ब्लैक होल या कृष्ण विवर होता तो हम उसको खगोलीय वस्तु मानते हैं। क्वासर क्या है? क्वासर एक तारावत स्रोत है जो लगभग 2.5 से 13 अरब प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है, यानी एक तारावत स्रोत है, कुछ इससे भी अधिक दूरी पर स्थित है। ये प्रकाश उत्सर्जित करते हैं, इनमें आने वाली रेडियो तरंगों से इसकी जानकारी प्राप्त होती है। इसी प्रकार पल्सर क्या है? पल्सर एक खगोलीय पिंड है जो स्पंदन के रूप में नियमित अंतराल पर रेडियो तरंगें उत्सर्जित करता है। तो पल्सर और क्वासर ये दोनों क्या हैं? एक खगोलीय पिंड मान सकते हो जो रेडिएशन निकालते हैं, ठीक है, जो प्रकाश उत्सर्जित करते हैं, रेडियो तरंगें उत्सर्जित करते हैं, ठीक है। क्वासर और पल्सर फिर से आ जाए तो आप थोड़ा सा सहज रहिएगा, ऐसा मत सोचिएगा क्या आ गया। निम्नांकित में से कौन अंतरिक्ष में नहीं पाया जाता? अरे फिर वही क्वेश्चन है, वैसे ही क्वेश्चन है। 1993 में आईएएस ने पूछा, 1996 में पीसीएस ने पूछ लिया। तो क्वासर तो है, पल्सर भी है, ब्लैक होल भी है, ब्रिटल स्टार जो है वह नहीं होना चाहिए। अब आप देखिए सेम क्वेश्चन
कृष्ण मास्टर वहाँ लिख दिया, यहाँ ब्रिटल स्टार। आईएएस ने 1993 में पूछा, पीसीएस ने 96 में पूछ लिया। तो पीसीएस वालों को यूपीएससी के वह क्वेश्चन जो 2-3-4 साल में पूछे गए हैं और इजी है थोड़ा सा, वह क्वेश्चन करके जाना चाहिए। तो फिर यहाँ पर वही पल्सर, क्वासर और ब्लैक होल तो अभी हम पढ़ के आए हैं, घटनाएं हैं। ब्रिटल स्टार का संबंध एनिमिलिया जगत से है, यानी बायोलॉजी से है, ठीक है। एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित ताराओं का समूह कहलाता है। तो ये आसान है, इसको हम क्या बोलेंगे, नक्षत्र बोलेंगे। आप देखेंगे नक्षत्र तो एक व्यवस्थित निश्चित आकृति में व्यवस्थित तरीके से, जो हम कुर्सी डाल देते हैं ना, लोग आराम से बैठ जाते हैं लाइन से, तो उसको तारों का समूह क्या बोलते हैं, जो व्यवस्थित है, बिखरा बिखरा नहीं है, तो उसे नक्षत्र बोलेंगे। आप यूपी स्पेशल भी पढ़ रहे होंगे। आप बताइए कितनी नक्षत्र शालाएं उत्तर प्रदेश में हैं और कहाँ कहाँ हैं, कितनी नक्षत्र शालाएं हैं। आपसे बीच बीच में यूपी स्पेशल के भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, आप नक्षत्र शालाएं बता सकते हैं कहाँ कहाँ हैं। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन, हब्बल अंतरिक्ष टेलीस्कोप ने पहली बार एक दूरस्थ तारे के सतह की छाया भेजी है। तारे का क्या नाम है? तो इसका तारे का नाम बीटलग्यूस था। लेकिन ये करंट अफेयर्स में ऐसा कोई क्वेश्चन रहता है तो आप जानते हैं कि क्वेश्चन आ सकता है। ये तो उस समय करंट अफेयर्स में रहा तो कोई दिक्कत नहीं है। निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए। चलो ध्यान दे देते हैं, थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए कुछ जगहों पर। पृथ्वी और सूर्य के बीचों बीच स्थित अंतरिक्ष यान में बैठे व्यक्ति को दिखाई पड़ेगा। क्या दिखाई पड़ेगा? पृथ्वी और सूर्य, ये सूर्य मान लो, ये पृथ्वी है, इसके बीच में कोई बैठा है अंतरिक्ष यान में। तो करंट अफेयर्स आपसे पूछ लेते हैं। अभी हाल फिलहाल में भारत का कौन सा व्यक्ति अमेरिका के साथ स्पेस एक्स, एलन मस्क की जो कंपनी है, उसके रॉकेट से अंतरिक्ष में गया है? वह भारत का दूसरा व्यक्ति है। कितने वर्ष बाद गया है और उसका नाम क्या है, यह आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। पृथ्वी और सूर्य के बीचों बीच स्थित अंतरिक्ष यान में बैठे व्यक्ति को क्या दिखेगा? आकाश स्याह काला दिखेगा, तारे टिमटिमाटे नहीं दिखेंगे, अंतरिक्ष यान के बाहर का ताप पृथ्वी तल के ताप से कहीं अधिक है। यानी ये आईएएस का क्वेश्चन है, तभी इतना कॉन्सेप्चुअल पूछ लिया। आप बी नंबर याद रखिए, 1 और 2 सही है, तीसरा गलत है। मैं बताया दे रहा हूँ, अगर आ जाए तो कर दीजिएगा, वरना आईएएस में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अंतरिक्ष यान के बाहर का ताप पृथ्वी तल के ताप से कहीं अधिक नहीं होगा। क्यों? एक लाइन बस आप याद रखिए, हम पृथ्वी से जैसे ही ऊपर जाते हैं टेम्परेचर, ताप कम होता जाता है, यानी ऊपर जाने पर ठंडक बढ़ती जाती। आप खुद दिमाग लगाओ, आप जब हिमालय पर्वत या किसी भी पर्वत पे जाते हैं, किसी भी ऊंचाई पे जाते हैं, आप हरिद्वार मनाली जाते हैं, तो आपको टेम्परेचर वहाँ कम लगता है कि ज़्यादा? वहाँ बर्फ गिरती है ना, वहाँ टेम्परेचर ज़्यादा होता है, वहाँ कम होता है। तो वहाँ तो अभी बहुत कम ऊंचाई पर हम गए हैं, अंतरिक्ष तो बहुत ऊंचाई पर है, तो वहाँ क्या होगा? टेम्परेचर पृथ्वी के तल से अधिक होगा या कम होगा? तो कम होगा। एक लाइन में क्या याद रखना है, ये आज भी सकता है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में लाइन लिखी गई है, हम जैसे ही पृथ्वी से ऊपर की ओर जाते हैं अंतरिक्ष में, टेम्परेचर कम होता जाता है। गॉट इट? तो ये अधिक नहीं, कम होता जाता है, यहाँ लिखा भी होगा, पृथ्वी तल से ताप बहुत कम होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बाकी दोनों दिखेगा, आकाश स्याह काला दिखेगा, यानी आकाश काला दिखता है, कोई दिक्कत नहीं इसमें, क्योंकि अंतरिक्ष में वो स्कैटरिंग और जो सूर्य का प्रकाश आता है वह सब इधर उधर विबग्योर का मामला सब नहीं होता है। तारे टिमटिमाटे नहीं दिखते हैं, ठीक है, क्योंकि हम अंतरिक्ष में होते हैं। प्रकाश वर्ष इकाई है, यह हमें नहीं लगता किसी को बताने की आवश्यकता होगी, इसकी जो दूरी की इकाई है प्रकाश वर्ष। ये क्वेश्चन यह भी आ चुका है, प्रकाश वर्ष जो है वह दूरी की इकाई क्यों हम लेते हैं? क्योंकि प्रकाश जो है वह बदलता नहीं है, उसकी स्पीड एक ही रहती है, इसीलिए हम प्रकाश वर्ष को दूरी की मात्रक या इकाई या यूनिट मानकर चलते हैं। ये क्वेश्चन आप याद कर लीजिए, हो सकता है इसमें दिया हो, लेकिन आप याद कर लेंगे तो बेहतर रहेगा। तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई है प्रकाश वर्ष।
क्यों होती है, अगर ये आ जाए क्यों होती है, क्योंकि एक लाइन में याद रखिए, प्रकाश की जो वेलोसिटी है, जो प्रकाश का वेग है, प्रकाश की क्या कहते हैं स्पीड है, प्रकाश की स्पीड है, वह सेम रहती है। इसीलिए हम प्रकाश वर्ष को दूरी की इकाई मानकर चलते हैं। क्यों? प्रकाश की स्पीड सेम रहती है, प्रकाश की स्पीड सेम रहती है। ठीक है, कितनी रहती है ये देखो लिखा भी है। निर्वात में प्रकाश द्वारा 3×10⁵ किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से एक वर्ष में चली गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। और कई जगह ये किलोमीटर में ना देकर मीटर में दिया होगा तो ये चेंज होगा। कई जगह सेकंड में ना देकर 3 लाख किलोमीटर प्रति घंटा दिया होगा। तो आप टेंशन मत लीजिएगा, ये सब संख्याएं एक ही हैं, बस कोई किलोमीटर में, कोई मीटर में, कोई सेकंड में, कोई घंटे में। 22 पे चलते हैं। यदि एक प्रेक्षक तारों को क्षितिज से लंबवत उठते देखता है, एक प्रेक्षक यानी एक व्यक्ति है जो तारों को क्षितिज से लंबवत उठते देखता है, तो वह अवस्थिति कहाँ की होगी? विषुवत रेखा की, कर्क रेखा की, दक्षिण ध्रुव की, उत्तर ध्रुव की। तो यह जो होगी वह विषुवत रेखा की होगी, 0 डिग्री पे। ठीक है, आईएएस में पूछा गया, लेकिन आप जानते एक लाइन का क्वेश्चन है तो ये पूछा जा सकता है आरओ, एआरओ और पीसीएस दोनों में। तारे उत्तरी और दक्षिणी गोलीय, ये आप पॉज करके पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं इसमें। हालांकि नहीं भी पढ़ोगे तो कोई दिक्कत नहीं, आपको पता होना चाहिए विषुवत रेखा पर वह कहानी होगी। एक व्यक्ति, इस कहानी को पढ़ो, बहुत आसान है लेकिन बहुत हंसाने वाला है। एक व्यक्ति काली अंधेरी रात में रेगिस्तान में अकेला खड़ा था। अब वह रेगिस्तान में हो, चाहे भूमध्य रेखा पर हो, चाहे भारत में हो, ऑस्ट्रेलिया में हो, उससे कोई लेना देना नहीं, कहानी एक ही है। वो कहानी बनाने के लिए खाली ये सब ढोंग करता है। उसे अपने गांव जाना था, ठीक है, जो वहां से पूर्व में 5 किलोमीटर की दूरी पर था। यानी जो व्यक्ति खड़ा है उससे पूर्व में उसका घर है। उसके पास कोई यंत्र नहीं था, मोबाइल वोबाइल नहीं था कि वो डायरेक्शन चेक कर ले। ध्रुव तारे को पहचान लेता है। तो ध्रुव तारा किधर होता है? नॉर्थ की तरफ, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, नॉर्थ ऊपर लेते हैं, साउथ नीचे लेते हैं, इधर ईस्ट लेते हैं और इधर वेस्ट लेते हैं, यानी पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण हम लेते हैं। तो वह किस तरफ जाए जो घर पहुंच जाए। तो ध्रुव की तारा की दिशा में, तो ध्रुव की तारा की दिशा में चलेगा तब तो वो उत्तर की ओर चला जाएगा, तो उधर नहीं जाना चाहिए। ठीक है, ध्रुव तारे से विपरीत चलेगा तब तो वो दक्षिण में चला जाएगा, जबकि उसका घर किधर है? उसका घर है 5 किलोमीटर की दूरी पर था, पूर्व में उसका घर कहाँ है? पूर्व में है। ध्रुव तारे को अपनी बाईं ओर रखकर चले, तो इधर अगर चलेगा तो उसका बाईं इधर ही होगा, तो सी वाला आंसर सही हो जाएगा। तो कई बार ऐसे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पूछा आईएएस में गया है, लेकिन आप जानते हैं ये इतना टफ नहीं है कि पूछा ना जा सके आपके आरओ, एआरओ या पीसीएस में। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 24 नंबर क्वेश्चन। जिस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं, फिर से पढ़ो, जिस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं वह है। तो हम बचपन में जानते हैं, हमारी घर में या मम्मी पापा या दादा दादी 2 ही चीज दिखाते थे आसमान में, एक तो ध्रुव तारा, दूसरा सप्तऋषि। सप्तऋषि ऐसे होते थे, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, और फिर एक यही वाला ऐसे ऐसे हो जाता था, 7 ऐसे कुछ बनता था। तो ये वाली जो लाइंस होती हैं, ये वाली लाइन से आप देखोगे तो ध्रुव तारा सीधे में दिखेगा, ऐसा एनसीईआरटी में लिखा है। ठीक है, तो 2 ही चीज हम देखते थे, सप्तऋषि और ध्रुव तारा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है? निम्नांकित में से कौन अंतरिक्ष शब्दावली से संबंधित नहीं है? ये तो शब्दावली वाले बहुत क्वेश्चन पूछा जा रहा है। टेलीमीटरिंग, भारहीनता, सिस लूनर, बाइट। बाइट तो आपने पढ़ा है, बाइट किसका है? हम कंप्यूटर वगैरह में यूज करते हैं बाइट। बाइट कंप्यूटर प्रणालियों में यूज किया जाता है, 8 द्विधारी अंकों वाला। ठीक है, बस हमें याद रखना है, टेलीमीटरिंग, भारहीनता, सिस लूनर, ये तीनों। लूनर तो आप जानते हैं, लूनर मिशन चलता रहता है। भारहीनता भी जानते हैं, आप अंतरिक्ष में जाओगे तो भारहीनता का महसूस होती है, इतना आप टीवी और सोशल मीडिया पे रहते तो पता होगा। टेलीमीटरिंग जो है वो थोड़ा सा अलग था, तो आप टेलीमीटरिंग याद करेंगे। आ जाओ
कभी कभी समाचारों में इवेंट होरिजन रहता है, सिंगुलरिटी रहती है, स्ट्रिंग थ्योरी रहती है, स्टैंडर्ड मॉडल जैसे शब्द रहते हैं। तो ये क्या है? ब्रह्मांड का प्रेक्षण और बोध, सूर्य चंद्र ग्रहणों का अध्ययन, पृथ्वी की कक्षा में उपग्रह का स्थान है और पृथ्वी पर जीवित जीवों की उत्पत्ति और क्रम विकास है। तो हमें पता है ब्रह्मांड का प्रेक्षण और बोध जो है उसके संदर्भ में ये शब्द प्रचलित रहते हैं। ठीक है, हालांकि ये आएगा नहीं, आने की संभावना है तो आ भी सकता है, क्योंकि आयोग का कोई इसमें पता नहीं है, कुछ भी पूछ सकता है। आपको ये पता होगा, सबसे पहले बुध, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, प्लूटो। कूपर बेल्ट बाद में है वरुण के, प्लूटो तो हटा दिया गया है। वरुण के बाद कूपर बेल्ट है और मंगल और बृहस्पति के बीच में क्षुद्र ग्रह पट्टी है। मैंने क्यों बताया? क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है यूपीएससी में, तो ये पूछा जा सकता है। कूपर बेल्ट कहाँ है? सबसे बाद में, वरुण के बाद में, पूरे सौरमंडल के बाहर कूपर बेल्ट है। क्षुद्र ग्रह पट्टी कहाँ है? क्षुद्र ग्रह कहाँ पाए जाते हैं? तो वो मंगल और बृहस्पति के बीच में पाए जाते हैं। आई थिंक आपको क्षुद्र ग्रह पट्टी तो पता होगा, लेकिन कूपर बेल्ट शायद कुछ लोगों को ना पता हो। आगे चलते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। लाइक तो किया नहीं होगा? हाँ, लाइक कर दोगे तो हमें मज़ा आ जाएगा, हम और बढ़िया से अपना वीडियो आपको देते रहेंगे। पॉलिटी का भी रिवीजन करा देंगे, हो सकता है। कर दो, लाइक वगैरह कर दिया करो, कुछ नहीं जाता, हमें मोटिवेशन मिल जाता कि हाँ आप तक पहुँच रहे हैं। कमेंट कर देते तो और अच्छा लगता है कि हाँ किसी को तो फ़ायदा हो रहा है मेरे इस मेहनत से। निम्नलिखित में से कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं है? क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, ग्रह, निहारिका। तो हमें सिंपल पता है निहारिका जो है वह सौरमंडल का भाग नहीं है। तो निहारिका होती क्या है, क्योंकि इस पे भी क्वेश्चन बने हैं। सौरमंडल का निर्माण लगभग 4.53 से 4.58 बिलियन वर्ष पूर्व हुआ था। कहीं कहीं 4.6, 4.5, इतना आपको ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं है, बस 4.5, 4.6 समथिंग याद रखो। सौरमंडल में सूर्य, तारा और ऐसे खगोलीय पिंड सम्मिलित होते हैं जो गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा उससे जुड़े रहते हैं। इनमें ग्रह हैं, बौने ग्रह भी हैं, प्राकृतिक उपग्रह हैं, क्षुद्र ग्रह हैं, उल्काएं हैं, धूमकेतु हैं, खगोलीय धूल है, ये सब शामिल है सौरमंडल में। लेकिन निहारिका सौरमंडल का भाग नहीं है। आगे अभी और क्वेश्चन आएंगे इस पे। यह किसने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया कि सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है? जीवन इस पर निर्भर था कि हम बीच में बैठे हैं, पृथ्वी बीच में बैठी है, बाकी सब हमारे आसपास घूम रहे हैं। लेकिन बात को एक महान व्यक्ति आकर बताते हैं कि भाई हम नहीं घूम रहे हैं, सॉरी, हमारे आसपास कोई नहीं घूम रहा है, बल्कि हम घूम रहे हैं सूर्य के चारों ओर। तो 1514 में एक हस्तलिखित पुस्तक लिटिल कमेंट्री में कॉपरनिकस ने बताया कि सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में है तथा पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है। उल्लेखनीय कि 6वीं सदी के प्रसिद्ध भारतीय खगोलविद, इनका भी याद रखिएगा, ये हमारे घर के हैं, हमारे बड़े हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, वराहमिहिर ने इसके लगभग 1000 वर्ष पूर्व ही यह बता दिया था कि चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है और पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है। अब आप बताओ, वराहमिहिर जी ने 1000 पहले बता दिया था, जब कॉपरनिकस का पूर्वज भी नहीं होंगे, वंश भी नहीं होगा। लेकिन हम पढ़ते क्या हैं? सौरमंडल का केंद्र सूर्य है, पृथ्वी उसका चक्कर लगाती है। किसने बताया? कॉपरनिकस ने बताया। यही विडंबना है। हम वराहमिहिर का नाम नहीं जानते, हम न्यूटन, गैलीलियो और कॉपरनिकस का नाम जानते हैं। आप वराहमिहिर का नाम याद रखें। आप ऊपर एस चंद्रशेखर का नाम पढ़कर आए हैं, आप आर्यभट्ट का नाम पढ़ेंगे, इन सब का नाम आप याद रखें और लोगों को बताएं घर में कि भाई ये भी लोग थे, होमी जागे भाभा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, तो ये तो अब आसान हो गया, कॉपरनिकस। लेकिन वराहमिहिर को भी हम भूलेंगे नहीं। नेक्स्ट, किस वैज्ञानिक ने पहली बार कहा था पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है? तो फिर आ जाएगा कॉपरनिकस। कहाँ के थे? पोलैंड के थे। ठीक है, फिर गैलीलियो ने गिरने वाले पिंडों के आधारभूत नियमों का बताया, फिर न्यूटन ने बताया, फिर केपलर ने भी ग्रहों की गति का बारे में बताया। आप इसको
पॉज करके पढ़ लेना। किसने सर्वप्रथम यह स्थापित किया कि सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं? तो ये तो बहुत पुराना हो गया, कॉपरनिकस। अभी इसको क्या ही पढ़ें। हमारे सौर परिवार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही बताना है। ये सही बताना है या गलत, ये भी सर्किल कर लिया कीजिए। हमारे सौर परिवार के सभी ग्रहों में पृथ्वी सघनतम है। क्या ऐसा है? पृथ्वी के संगठन में मुख्य तत्व सिलिकॉन है। क्या ऐसा है? सूर्य में सौर परिवार के द्रव्यमान का 75% अंतर्विष्ट है। क्या ऐसा है? सूर्य का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 190 गुना ऐसा है। तो पहला वाला जो है वह सही है। हमारे सौर परिवार के सभी ग्रहों में पृथ्वी जो है वह सघनतम है। कैसे पता चलेगा? आप एनसीईआरटी की सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप नए नए तैयारी करना शुरू किए हैं तो। सौर मंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है? तो 1992 में तो 9 रही होगी, लेकिन आज के समय में ये संख्या 8 है। कौन कौन सी है? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति। बुध, शुक्र, बृहस्पति के बाद शनि, अरुण और वरुण। 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8। ठीक है, याद करने की ट्रिक अगर आप कहेंगे तो अगले वीडियो में बता देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सूर्य से दूरी के क्रम में निम्नलिखित में से कौन से दो ग्रह मंगल और यूरेनस के बीच में है? तो सिंपल सा क्वेश्चन है। मंगल के बाद बृहस्पति आएगी, बृहस्पति के बाद शनि आ जाएगा। निम्नलिखित ग्रहों को उनकी सूर्य से दूरी के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे बाद को प्लूटो होगा, तो तीसरा गया। सबसे स्टार्टिंग में पृथ्वी होगी, तो पहला वाला क्वेश्चन सही होना चाहिए, हालांकि प्लूटो नहीं है। सूर्य तथा पृथ्वी के मध्य ग्रह हैं, तो बुध और शुक्र। सी वाला सही होना चाहिए। स्पीड में इनको लगाते हैं। पृथ्वी कहाँ स्थित है? सूर्य एवं मंगल के मध्य, तो यही सही होगा, सूर्य और मंगल के मध्य। ग्रहों के बारे में निम्न में क्या सत्य है? ये प्रकाशहीन होते हैं, ग्रह प्रकाशहीन होते हैं किंतु चमकते नहीं हैं। ये अप्रकाशवान होते हैं किंतु चमकते हैं। ये प्रकाशवान होते हैं किंतु चमकते नहीं हैं। प्रकाशवान भी हैं, चमकते भी हैं, तो बी वाला सही है। ये अप्रकाशवान होते हैं फिर भी चमकते हैं। क्यों चमकते हैं? क्योंकि सूर्य से ये लोग अपनी प्रकाश ग्रहण करते हैं। जब पृथ्वी है चमकती है, क्यों? पृथ्वी सूर्य से अपना प्रकाश ले लेती है। सूर्य से प्रकाश लेती है फिर उसको अपने अंदर से वापस भेजती है, तो जब प्रकाश भेजती है तो चमकने लगती है। सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होती है। सूची 1 में विशेष लक्षण दिए गए हैं, दूसरे में ग्रह के नाम दिए गए, जहां से एक क्वेश्चन मिलता ही मिलता है। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह आई थिंक बृहस्पति। सूर्य से निकटतम ग्रह, तो सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध नहीं होगा। सूर्य से सबसे निकटतम ग्रह बुध होगा। डी का वन आपको ये वाला कट हो जाएगा, ये वाला कट हो जाएगा। बी का थ्री दोनों में है। सौरमंडल में सूर्य से दूसरे स्थान पर ग्रह, तो ये शुक्र हो जाएगा। सी का टू डी में है। और ए सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह शनि है। ठीक है, आंसर होगा डी। पृथ्वी की जुड़वा बहन किसे कहा जाता है? ये भी आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। सूर्य के निकटतम ग्रह, तो ये सिंपल सा है, बुध होगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? नहीं है सर्किल कर लिया कीजिए, गलती होती है तो बहुत पछतावा होता है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, यस। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध। सौरमंडल का सबसे सर्वाधिक चमकीला ग्रह शुक्र। सौरमंडल का मंदतम गति वाला ग्रह, अभी ऊपर देख कर आए कि सौरमंडल का मंदतम गति वाला ग्रह कौन सा है? मंगल है। ठीक है, अच्छा इसमें प्लूटो भी था, सॉरी, आप देखेंगे इसमें प्लूटो भी था। तो सबसे छोटा ग्रह जो है वो प्लूटो को रखेंगे। ए का 4 होगा, ए का 4 होगा, वही तो मैं कहूँ बुध होना चाहिए था। ए का 4 है, ना कि शनि। शनि की बात यहाँ नहीं होगी। ठीक है, गलत चीज़ आप तक नहीं पहुँचनी चाहिए।
तो यहाँ पर सबसे छोटा ग्रह अब कौन सा हो गया है? बुध हो गया है। वही तो मैं पहले बुध लगाया था, मैंने सोचा बुध है, लेकिन वो उस समय प्लूटो था, प्लूटो लगाएंगे, अब बुध है। सौरमंडल का मंदतम गति वाला ग्रह सबसे धीमे कौन चलता है? तो मंगल चलता है। ठीक है, आगे चलते हैं। 16 नंबर, निम्नलिखित को आकार के अनुसार घटते क्रम में लगाइए। तो सबसे पहले बुध आना चाहिए, बुध है नहीं तो सबसे बाद में बृहस्पति आना चाहिए। घटते क्रम में लगाना है, सबसे पहले बृहस्पति आना चाहिए, ये कट कर दो, ये कट कर दो, बृहस्पति आना चाहिए, फिर शनि आना चाहिए। यहाँ 1 के बाद 4 दोनों जगह है, फिर शनि के बाद वरुण आना चाहिए। 1 4 2 3, सी वाला आंसर सही, 1 4 2 3। ये भी आपको पता होने चाहिए, कुछ क्वेश्चन पूछ देते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सौर मंडल का नहीं है? तो इसमें तो आंख बंद करके हम बता देंगे, फ्लोरिडा। MPPCS 10 में पूछा गया, 2010 में। ऐसे नहीं पूछना चाहिए क्वेश्चन, इतना इजी दे दोगे तो। गोल्डी लॉक्स जोन, ये इंपॉर्टेंट है। शब्द निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में अक्सर समाचारों में देखा जाता है? तो ये IAS में पूछा गया। बाह्य अंतरिक्ष में पृथ्वी जैसे ग्रह की खोज होती है तो उसे बोलते हैं। हालांकि अब UPSC या UPPCS या RO में नहीं आएगा। नेक्स्ट चलते हैं, सूची 1 को सूची 2 में सुमेलित कीजिए, कर देते हैं। ग्रह, उपग्रह, उच्चल तारा, कृत्रिम। तो हम उपग्रह को पहले चंद्रमा में मिला देते हैं, ग्रह को पहले यूरेनस में मिला देते हैं। A का 2 देख लेते हैं और B का 1 देख लेते हैं। तो 2 वाले ये कट गए, A2 B1। अब जो बचा है मैराइनर और हेली। हेली उस समय चर्चा में था। हेली क्या था? पुच्छल तारा था। हेली क्या था? पुच्छल तारा। तो आंसर हो जाना चाहिए ए आंसर सही है। ठीक है, हेली क्या है? पुच्छल तारा है। अब हम सूर्य पे कुछ क्वेश्चन है वह कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है आयनन द्वारा, नाभिकीय संलयन द्वारा, नाभिकीय विखंडन द्वारा या ऑक्सीकरण द्वारा। PCS 696 2001 2006 पूछा गया। सिंपल है, हमें पता है ये नाभिकीय संलयन द्वारा होता है। नाभिकीय संलयन का मतलब है 2 हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट होते हैं। ठीक है, 2 चीजें मिलती हैं, फिर एक चीज बनती है और ऊर्जा निकलती है। ठीक है, विखंडन में क्या होता है? कोई चीज टूटती है, फिर ऊर्जा निकलती है। ठीक है, हीरक वलय एक दृश्य है जिसे कहाँ देखा जा सकता है? पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय, पूर्ण सूर्य ग्रहण के अंत में, केवल पूर्णतया पथचिन्ह के परिधीय क्षेत्रों पर या केवल पूर्णतया पथचिन्ह के केंद्रीय क्षेत्रों पर। तो हमें पता है सी वाला सही है, केवल पूर्णतया पथचिन्ह के परिधीय क्षेत्रों पर हीरक वलय को देखा जाता है। वलय का मतलब ही होता है कुछ सर्किल टाइप। ठीक, डायमंड रिंग बोलते हैं इसे। पढ़ लेते हैं। तो सूर्य ग्रहण के समय यह होता है जब चंद्रमा सूर्य को पूर्णतः ढक लेता है, उसके कुछ सेकंड पूर्व एवं कुछ सेकंड बाद परिधि रेखा पर दिखाई पड़ता है। पूरा ढक लेता है लेकिन इतना चीज दिखाई पड़ती है, केवल सर्किल टाइप दिखाई पड़ता है। सूर्य ग्रहण कब होता है? चतुर्थांश चंद्रमा के दिन, या प्रतिपदा के दिन, या किसी दिन भी हो जाता है, या पूर्णिमा के दिन। तो सिंपल है, प्रतिपदा के दिन यानी न्यू मून डे के दिन होता है। ठीक है, सूर्य ग्रहण कब होता है? फिर वही क्वेश्चन, जब सूर्य चंद्रमा व पृथ्वी के बीच आता है, जब पृथ्वी जब सूर्य चंद्रमा के बीच आती है, चंद्रमा जब सूर्य व पृथ्वी के बीच आता है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये रटल लो कहता है, चंद्रमा जब सूर्य व पृथ्वी के बीच आता है तब सूर्य ग्रहण होता है। चंद्रमा जब आता है सूर्य और पृथ्वी के बीच तब क्या होता है? सूर्य ग्रहण होता है। खग्रास सूर्य ग्रहण या पूर्ण सूर्य ग्रहण केवल सीमित भू क्षेत्र में ही दिखाई पड़ता है। पृथ्वी के अनुप्रस्थ परिच्छेद की तुलना में पृथ्वी पर पड़ने वाली चंद्रमा की छाया का आकार छोटा होता है, या पृथ्वी की सतह सपाट नहीं है बल्कि उसमें उभार और अवनमन है। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का तथा पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा का कक्ष पूर्णतः वृत्ताकार नहीं है। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्य की किरणें चंद्र छाया के अधिकांश परिधि क्षेत्र तक पहुंच जाती। तो इसका आंसर होगा ए, पृथ्वी के अनुप्रस्थ परिच्छेद की तुलना में पृथ्वी पर पड़ने वाली चंद्रमा की छाया का आकार छोटा होता है। ये IAS इससे क्वेश्चन आने तो नहीं चाहिए, लेकिन एक बार आपके दिमाग में रहेंगे तो आ भी गया तो आपको थोड़ा सा रिकॉल हो जाएगा, इसीलिए मैं करा देता हूँ।
ठीक है। सूर्य का प्रभामंडल प्रकाश के अपवर्तन से उत्पन्न होता है। स्तरीय मेघों के जलवाष्प में, या पच्छाप कपासी मेघों के हिम स्फटिकों में, या पच्छाप मेघों के हिम स्फटिकों में, या स्तरीय मेघों के धूल कणों में। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, पच्छाप मेघों के हिम स्फटिकों में सूर्य का प्रभामंडल प्रकाश के अपवर्तन से उत्पन्न होता है। आगे चलते हैं। एक खगोलीय एकक औसत दूरी है। खगोलीय एकक किसकी औसत दूरी हो सकती है? पृथ्वी सूर्य की, बृहस्पति सूर्य की, पृथ्वी चंद्रमा की, प्लूटो सूर्य की। तो ये सिंपल सा है, पृथ्वी सूर्य की ही होनी चाहिए, हमें बृहस्पति और प्लूटो से क्या लेना देना। खगोलीय इकाई किसकी लंबाई मापने की इकाई है? पृथ्वी और सूर्य की। औसत दूरी कितनी है? 150 इंटू 10⁶ किलोमीटर, ठीक है, या 149.6 मिलियन किलोमीटर। सूर्य और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी अभी ऊपर पढ़ के आए हैं, ऊपर पढ़ के कितना है? 150 इंटू 10⁶ किलोमीटर। सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? अभी ऊपर पढ़ के आया, लेकिन ये मिलियन में है, तो मिलियन में हमने बताया था अभी 149.6 मिलियन किलोमीटर। पृथ्वी से सूर्य के निकटतम, पृथ्वी सूर्य से निकटतम दूरी पर होती है। किस तारीख को पृथ्वी सूर्य से सबसे निकटतम होती है? उसे उपसौर बोलते हैं या अपसौर बोलते हैं। तो ये 3 जनवरी को होती है। पृथ्वी सूर्य से निकटतम दूरी पर जनवरी के प्रथम सप्ताह में होती है। ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जा सकते हैं और यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन पूछ रही है, तो यहाँ भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जुलाई में सबसे दूर होती है, इस स्थिति को अपहिलियन या अपसौर कहते हैं, ठीक है। और जब निकटतम होती है उसे उपसौर बोलते हैं, ठीक है। निकटतम होती है तो उसे उपसौर बोलते हैं, दूर होती है तो अपसौर बोलते हैं। निकट 3 जनवरी को होगी, दूर 4 जुलाई को होगी, या 3 जनवरी के आसपास, 4 जुलाई के आसपास भी आप ले सकते हो, अगर डेट 3 जुलाई एग्जैक्ट नहीं दी गई, सॉरी 3 जनवरी एग्जैक्ट नहीं दी गई है तो। सूर्य का आकार पृथ्वी से कितना गुना है? तो अभी हम ऊपर वाले एक स्टेटमेंट में पढ़कर आए थे, 109 गुना है सूर्य का आकार पृथ्वी से। चलिए बुध दौर कर लेते हैं, फिर विराम लेंगे कल तक के लिए। पहला क्वेश्चन, बुध ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्तीय कक्षा में परिक्रमा कर रहा है, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। इस बिंदु पर बुध की गतिज ऊर्जा अधिकतम होगी वह चिन्हित किया गया है। तो ये आपके मतलब का क्वेश्चन नहीं है, ऐसा आना भी नहीं चाहिए। ए यहाँ पर सबसे ज्यादा होगी, हमें लेना देना नहीं है। दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर लगाता है? तो ये सिंपल होता है, कौन सा है? बुध है, जो सबसे नज़दीक है। सबसे नज़दीक है तो उसे सबसे कम सर्किल कर पूरा करना पड़ेगा, तो सबसे कम समय में चक्कर लगाएगा। ये वाले होगा, उसे ज़्यादा डिस्टेंस दूरी चलनी पड़ेगी। आप देख लो यहाँ से यहाँ तक कितनी दूरी है, सिंपल सा है। कितने दिन में ये पूछा जा सकता है? तो लगभग 88 दिन में कर सकता है। नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित ग्रह युग्मों में से कौन बिना उपग्रह के है? तो बिना उपग्रह के अपना बुध ही है, तो बुध जिसमें है उसमें मान लो हाथ। बुध और शुक्र ये दोनों पास में हैं और उनके पास कोई उपग्रह नहीं है, दोनों पास में है। नेक्स्ट चलते हैं, सबसे ज्यादा उपग्रह किसके पास है? ये भी कमेंट सेक्शन में बताना आप। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नहीं पता, एनसीईआरटी सीरीज मैंने चलाई है, उसमें आपने देखा होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसी पिंड का एल्बिडो परावर्तित प्रकाश में देखने पर उसकी चाक्षुष द्युति निर्धारित करता है। अब एल्बिडो क्या होता है ये पता होना चाहिए। बुध का एल्बिडो पृथ्वी के एल्बिडो से बहुत अधिक है। कहाँ से? एक सही है, केवल एक सही है, वही मैंने बोला। कहाँ से? पृथ्वी का एल्बिडो से बहुत अधिक कैसे हो जाएगा? तो एल्बिडो पढ़ लेते हैं, फिर ये समाप्त करते हैं। परावर्तित प्रकाश में देखने पर किसी पिंड का एल्बिडो उसकी चमक अर्थात चाक्षुष निर्धारित करता है। बुध बहुत अधिक मात्रा में सूर्य का प्रकाश ग्रहण करता है, किंतु इसका एल्बिडो बहुत पृथ्वी की तुलना में बहुत कम है, चमक कम होती है। पृथ्वी का एल्बिडो 0.3 है, जबकि सूर्य का बुध का 0.1 है। कल हम पढ़ेंगे शुक्र, पृथ्वी और उसके आगे की मंगल, बृहस्पति सभी पढ़ेंगे, और कल नहीं पढ़ेंगे, आज ही मिल जाएगा। आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा आपको और क्या चाहिए, ठीक है। लाइक वगैरह शेयर वगैरह कर देना, जो भी इम्पोर्टेंट लोग हैं वहाँ तक, इससे उनको भी फ़ायदा हो सके। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। और अभी आपको दूसरा वीडियो भी मिल जाएगा, हिस्ट्री की ऑलरेडी चल रही है, उसमें भी वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, क्योंकि लास्ट मंथ है आरओ के लिए, पीसीएस भी आने वाला है। पूरा अवलोकन जितना लगा पाओ लगा लो, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।